मैंने तो नेपाल जरूर देखना चाहिए अपनी लाइफ में लोगों को। भारत में हर किसी का सपना होता है विदेश घूमने का, लेकिन 3 वजहें अक्सर रोक देती हैं। पहली, बजट बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरी, विदेशी भाषा की टेंशन। और तीसरी, पासपोर्ट और वीजा की मशक्कत। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ एक ऐसा देश है जहां जाने के लिए न पासपोर्ट चाहिए, न वीजा, न ही भाषा की कोई समस्या, और खर्च भी उतना ही जितना भारत में किसी और शहर घूमने पर होता है। नेपाल भारत से जुड़ा हुआ देश है, जिसका कल्चर, खाना और लोग हमारे जैसे ही लगते हैं। परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताने के लिए नेपाल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन सवाल ये है कि नेपाल में घूमने के लिए बेस्ट जगहें कौन कौन सी हैं? काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पर कैसे पहुंचा जाए? कितना समय लगेगा? कितना खर्चा होगा? और घूमने का सही और सस्ता तरीका क्या है? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ नेपाल टूर की पूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियां, बौद्ध मठों की शांति और रंग बिरंगी गलियां, और ये सब सिर्फ 4 दिन 3 रात की ट्रिप में। नेपाल कोई छोटा मोटा शहर नहीं, बल्कि पूरा देश है। और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कि कम टाइम में नेपाल की सबसे खास जगहों को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपका नेपाल टूर यहीं से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नेपाल पहुंचा कैसे जाए। नेपाल घूमने के लिए सबसे आसान रहेगा कि आप पहले राजधानी काठमांडू पहुंचें। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली से काठमांडू की दूरी लगभग 1166 किलोमीटर है। वांट फ्लाइट से दिल्ली और मुंबई दोनों से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। दिल्ली से फ्लाइट में सिर्फ 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा और टिकट का खर्च करीब 4,500 से 5,000 आएगा। 2, ट्रेन प्लस रोड से। भारत से डायरेक्ट ट्रेन काठमांडू तक नहीं जाती, लेकिन आप नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से रोड के जरिए जा सकते हैं। यूपी का गोरखपुर, यहाँ से काठमांडू करीब 325 किलोमीटर दूर है। बिहार का रक्सौल, यहाँ से दूरी सिर्फ 142 किलोमीटर है। बिहार का जयनगर, यहाँ से काठमांडू करीब 260 किलोमीटर है। आपके पास 3 से स्पेशल ऑप्शन। जयनगर से जनकपुर ट्रेन, भारत और नेपाल के बीच एक लोकल ट्रेन चलती है। जयनगर, बिहार से जनकपुर, नेपाल तक। ये DMU ट्रेन है, लगभग 36 किलोमीटर का सफर करती है और 2 घंटे में पहुंच जाती है। जनरल टिकट करीब 80 रुपए का है। AC टिकट करीब 150 रुपए का है। लेकिन यहाँ से भी काठमांडू तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आपको 222 किलोमीटर रोड से जाना पड़ेगा। इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा लंबा और झंझट वाला है। तो अगर आप कम टाइम में आराम से पहुंचना चाहते हैं तो फ्लाइट सबसे बेस्ट है। और अगर आप बजट में नेपाल जाना चाहते हैं तो गोरखपुर या रक्सौल तक ट्रेन से पहुंचकर वहां से बस या कैब लेकर काठमांडू जाना सबसे सही तरीका रहेगा। अगर आप बाय रोड सफर करना चाहते हैं तो काठमांडू पहुंचने के 3 आसान तरीके हैं। 1, बस से। 2, टैक्सी हायर करके। 3, अपनी गाड़ी से बस का ऑप्शन। दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट बसेस उपलब्ध हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी आसानी से हो जाती है। दिल्ली से काठमांडू पहुंचने में करीब 27 से 28 घंटे लगते हैं और टिकट का खर्च 3000 के आसपास आता है। गोरखपुर से भी डायरेक्ट बसें चलती हैं। यहाँ से सफर सिर्फ 12-13 घंटे का है और किराया 2000-3000 के बीच रहता है, बस और कंफर्ट के हिसाब से। टैक्सी का ऑप्शन, अगर आपको अपनी प्राइवेसी और कंफर्ट चाहिए तो गोरखपुर से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन सफर आरामदायक हो जाएगा अपनी गाड़ी से। और हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो भी आसानी से जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और बॉर्डर पर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। तो रोड से नेपाल जाने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है गोरखपुर से बस या टैक्सी। इससे टाइम भी बचेगा और सफर भी कम थकाऊ रहेगा। अगर आप ट्रेन से गोरखपुर पहुंच चुके हैं तो आगे जाने के 2 आसान ऑप्शन हैं, बस या टैक्सी। गोरखपुर से काठमांडू की टैक्सी का चार्ज लगभग 14 से 15,000 रुपए है। अगर आप रक्सौल पहुंचते हैं तो वहां से बिहार रोडवेज की बसें डायरेक्ट काठमांडू जाती हैं। लगभग 11 घंटे का सफर और किराया 600 से 700 रुपए। टैक्सी हायर करना चाहें तो रक्सौल से काठमांडू का खर्चा लगभग 7 से 8,000 रुपए पड़ेगा। लेकिन दिल्ली से डायरेक्ट टैक्सी लेकर काठमांडू जाना बहुत महंगा और प्रैक्टिकल नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है गोरखपुर या रक्सौल ट्रेन से पहुंचिए और वहां से बस या टैक्सी चुन लीजिए। दिल्ली मुंबई से काठमांडू जाने के विकल्प, दिल्ली से आप डायरेक्ट बस ले सकते हैं या फिर फ्लाइट से सिर्फ 1.52 घंटे में काठमांडू पहुंच सकते हैं। मुंबई से भी डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी या बाइक से भी काठमांडू जाते हैं, बस इसके लिए गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ता है। दिल्ली से काठमांडू बाय रोड, बेस्ट ऑप्शन। दिल्ली से गोरखपुर पहुंचिए। गोरखपुर से लगभग 96 किमी दूर सनौली बॉर्डर है। यही नेपाल इंडो बॉर्डर है। सनौली शहर से बॉर्डर गेट दिख जाता है। इस गेट को पार करते ही आप नेपाल में एंट्री कर लेंगे।
डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड साथ रखें, यही सबसे काम का डॉक्यूमेंट है। गाड़ी या बाइक से जाना चाहते हैं तो पर्सनल परमिट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ गाड़ी का परमिट बनाना पड़ता है। कार का परमिट 500 प्रतिदिन, बाइक का परमिट 150 प्रतिदिन। गाड़ी का परमिट नेपाल में अगर आप 4 दिन रुकने वाले हैं तो कार का परमिट 4 और 500 अमासोन एक्स 4 2000। हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा दिन का परमिट बनवा लीजिए, क्योंकि अगर बिना परमिट पकड़े गए तो भारी चालान लग सकता है। टैक्सी से जाने पर टैक्सी वाला ही आपके लिए परमिट अरेंज कर देता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मोबाइल नेटवर्क जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इंडियन सिम काम करना बंद कर देगा। बॉर्डर के पास ही ढेर सारी दुकानें, एजेंट मिल जाएंगे जो आपको नेपाली सिम दे देंगे। नेपाल में मिलने वाले सिम ऑप्शंस 1 एनसेल, 2 नमस्ते, एनटीसी दोनों ही ठीक हैं, जो भी आसानी से मिल जाए ले सकते हैं। सिम की कीमत और वैलिडिटी आपके अनुभव के हिसाब से। कुल खर्चा 500 200, सिम 200, इंटरनेट पैक 100, बैलेंस, कॉलिंग, वैलिडिटी 7 दिन डेटा। इंडिया जैसा अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलता, लिमिटेड पैक ही होता है। कॉल चार्जेस अगर इंडिया से कोई आपके नेपाली सिम पर कॉल करता है उन्हें 12 रुपए कॉल लगेगा। अगर आप नेपाल से इंडिया कॉल करते हैं आपके 4 रुपए कॉल कटेंगे। आपकी टिप, नेपाल घूमने जा रहे हैं तो साइम जरूर ले लीजिए, यह आधार कार्ड दिखाकर आसानी से मिल जाता है। बॉर्डर पार करने के बाद आप चाहें तो इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में भी बदलवा सकते हैं। इसके लिए बॉर्डर पर ही कई दुकानें और एजेंट मिल जाएंगे। इंडियन 8000 लगभग नेपाली 1600 के बराबर होता है, और यही एक खूबसूरत मेमोरी भी बन सकती है जब आप नेपाली नोट अपने पास याद के तौर पर संभाल कर रखें। तो ये रहे सारे रास्ते और जरूरी तैयारियां काठमांडू पहुंचने के लिए। अब आपके पास नेपाली सिम भी है, नेपाली करेंसी भी है, और अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो उसका परमिट भी। यानी अब आप पूरी तरह से तैयार हैं नेपाल की खूबसूरत गलियों, मंदिरों और पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात करते हैं कि काठमांडू में होटल कहाँ ले स्टे कहाँ करें। देखिए, काठमांडू के जो होटल्स के चार्जेस हैं वो 800-1000 से शुरू हो जाते हैं, जो 6000 से 7000 तक जाते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस लोकेशन पर कौन सा होटल लेते हैं। काठमांडू एक बहुत बड़ा शहर है, तो बात यही आती है कि किस लोकेशन पर होटल लिया जाए, क्योंकि इंडिया से जो भी टूरिस्ट जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कि काठमांडू में कहाँ हमें घूमना है, कहाँ होटल लेना बेस्ट रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। आप में से कितने लोग नेपाल घूम चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं आपको काठमांडू की कुछ लोकेशन बताता हूँ कि जहाँ पर आप होटल ले सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो रिंग रोड पर होटल ले सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास जो रोड है वो रिंग रोड है, उसी के आसपास आप होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो पशुपति रोड पर भी होटल ले सकते हैं। आप भुवनेश्वरी मार्ग पर होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो दक्षिणामूर्ति पर भी होटल ले सकते हैं। सूर्य विक्रम गवाली रोड पर भी होटल लिया जा सकता है। यह कुछ 5-6 रोड है जहां पर आपको होटल लेना चाहिए। कोशिश यह कीजिए पशुपतिनाथ मंदिर के चारों तरफ कहीं भी आप होटल ले लीजिए। ऐसा करने से आपको काठमांडू घूमने में काफी फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं काठमांडू में कहां कहां घूमने जाएं। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जहां पर आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। काठमांडू आने के बाद उसमें सबसे पहले आता है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, और कहते तो यह भी है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ धाम में भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। पूरे पशुपतिनाथ मंदिर के खुलने की टाइमिंग सुबह 15 आनंद से दोपहर 12 बजे तक खुलता है, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक बीच में ब्रेक होता है। उस समय दर्शन करने नहीं जाया जा सकता। हालांकि मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, वह खुला रहता है। जितने भी टूरिस्ट नेपाल घूमने आते हैं वह सबसे पहले काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाते हैं, क्योंकि नेपाल आने वाले सभी यात्रियों की पहली पसंद है पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना। यह नजारा मंदिर के ठीक बाहर का है। पशुपतिनाथ मंदिर में हमेशा जबरदस्त भीड़ रहती है। यह मंदिर के अंदर का नजारा है। सामने नंदी महाराज की मूर्ति है और ठीक उसके सामने गर्भगृह है। अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं बाहर से ही आपको नजारे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। अगर आप यहाँ शाम के वक्त आएंगे तो यहाँ पर बागमती नदी पर आरती का आयोजन किया जाता है। बागमती नदी उतनी ही पवित्र है नेपाल में जितनी भारत में गंगा जी है। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो शाम के वक्त आ सकते हैं। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, बहुत लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं और भीड़ जबरदस्त रहती है। यहाँ पर सोमवार के दिन तो बहुत ज्यादा रश यहाँ हो जाता है। दूसरी जगह है आप भगतपुर दरबार देखने चले जाइए। पशुपतिनाथ से भगतपुर करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। भगतपुर को कल्चरल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है, 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह का टिकट मिलता है। भगतपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ की ये इमारतें देखकर आप समझ जाएंगे कि नेपाल के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। भगतपुर में घूमने के लिए
आप चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं। यहाँ सामने टेम्पल व्यू पॉइंट है, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगतपुर में घूमने के लिए एक म्यूजियम भी है, आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। यहाँ आसपास में कैफे, रेस्टोरेंट, मार्केट सब कुछ है। खाने पीने के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस भगतपुर में मिल जाते हैं। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये भगतपुर दरबार का है। खरीदारी करने के लिए भी बहुत कुछ है, कुछ नेपाली हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप सांगा चले जाइए। काठमांडू से सांगा की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। भगतपुर दरबार में घूमने के बाद आप डायरेक्ट सांगा तक जा सकते हैं। काठमांडू से लोकल सिटी बस लेकर यहाँ तक आया जा सकता है। काठमांडू से व्हाइट कलर के ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, जिसके थ्रू भी आप इन सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। ये मंदिर से पहले का एक बाजार है, काफी बड़ा बाजार है। खाने पीने के लिए काफी सारी दुकानें हैं। सांगा में एक शिव मंदिर है, उसमें एंट्री से पहले एक टिकट लेना होता है, जिसका किराया 100 रुपए। नाथ महादेव मंदिर, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है। यहाँ पर भी दूर दूर तक एक खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पास में एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। यह है सस्पेंशन ब्रिज, बहुत शानदार ब्रिज है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है। नीचे देखते हैं तो काफी ज्यादा गहराई है। नीचे एक रोड भी है, वो भी बहुत ज्यादा गहराई पर है। यानी ये पुल नेपाल का बहुत ही एडवेंचरस पुल है, बहुत ज्यादा हाइट पर है। पीछे से हम आए ऊंचाई से और नीचे की तरफ जा रहे हैं और बीच में से काफी स्लोप है, और जब आगे जाएंगे तो आगे फिर ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। और यहाँ से दूर दूर तक बहुत शानदार व्यू देखने के लिए मिलते हैं। हिमालय पर्वत का भी खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। अगर वेदर क्लियर हो ब्रिज हिलता है, जब इस पर चलते हैं तो ये ब्रिज हिलता है। ऋषिकेश में आपने राम झूला, लक्ष्मण झूला देखे होंगे, उनकी चौड़ाई भी ज्यादा है और काफी ज्यादा सेफ लगते हैं देखने में। लेकिन ये वाला ब्रिज बहुत नैरो है, इतना स्पेस है कि 2 बंदे बस बराबर बराबर खड़े हो सकते हैं, इतना चौड़ा इस पुल की है लंबाई। ऋषिकेश के राम झूला, लक्ष्मण झूला से भी ज्यादा है। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। सांगा के सस्पेंशन ब्रिज पर घूमने का चौथा पॉइंट है, आप शंभुनाथ टेम्पल देखने के लिए चले जाइए, जो काठमांडू सिटी में ही मौजूद है। इसके अलावा आप श्री राम मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जिस होटल में हमने स्टे किया वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर था। यहाँ से भी काठमांडू सिटी का एक अद्भुत नजारा देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्री राम जी को जब वनवास हुआ था तो उन्होंने इस मंदिर में आकर कुछ देर विश्राम किया था। छठी जगह आप बुद्धनाथ स्तूप देखने के लिए जा सकते हैं, यह भी बहुत शानदार जगह है। इसके अलावा बहुत सी मोनेस्ट्री भी है नेपाल में जहां आप घूमने जा सकते हैं। 7th पॉइंट है, गार्डन ऑफ ड्रीम सिटी सेंटर में ही मौजूद है, 1 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। इवनिंग में आइएगा, बहुत आप एंजॉय करेंगे। थामिल यहाँ से आप देखने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको पब्स, रेस्टोरेंट, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, बहुत कुछ अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। काठमांडू आने वाले लोग यहाँ भी जरूर जाते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल आप देखने जा सकते हैं, सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल की हिस्ट्री आपको वहाँ मालूम चलेगी, बहुत शानदार जगह है। आप चाहे तो चंद्रगी हिल रोपवे एंजॉय करने के लिए भी जा सकते हैं। सिटी सेंटर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे आप रोपवे से टॉप पर पहुंचेंगे ना, वहां से आप हिमालय पर्वत के बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे और काठमांडू की हरी भरी वैली देखने के लिए आपको मिलेगी। अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो आप नेपाल काठमांडू आने के बाद बहुत से एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा द लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ आप बंजी जंपिंग, व्हाइट रिवर राफ्टिंग एंजॉय कर सकते हैं। व्हाइट रिवर राफ्टिंग आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा एडवेंचर्स होती है। टर्न स्विंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, एक रूफ के जरिए वो स्विंग कराया जाता है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है। कैनोइंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, झरने से नीचे उतरना, झरने के ऊपर चढ़ना, वो एक अलग ही एडवेंचर होता है। ये सारे एडवेंचर आपको काठमांडू में मिल जाएंगे। तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी काठमांडू नेपाल एक शानदार जगह है। अगर आप स्पिरिचुअल टूर करना चाहते हैं तो भी काठमांडू आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट रह सकता है। अगर आपको शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है, तो भी काठमांडू आपके लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि इंडिया से बहुत सस्ता है काठमांडू नेपाल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको कवर करने हैं तो कैसे कवर कर सकते हैं? अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो अपनी गाड़ी है तो बहुत इजी है, परमिट आप करा के आए हैं, कहीं भी घूमने निकल जाइए, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ की लोकल सिटी बस के थ्रू भी इस टूर को कर सकते हैं। काठमांडू एक बहुत बड़ा शहर है, नेपाल की राजधानी है, तो सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। लोकल सिटी बस के थ्रू भी आप भगतपुर जा सकते हैं, सांगा जा सकते हैं। व लोकल सिटी टूर के लिए आप यहाँ के ओनंटो को यूज कर सकते हैं, टैक्सी को यूज कर सकते हैं। पूरा ओनंटो रिक्शा बुक कीजिए और लोकल जितना भी सिटी टूर है ना वो आप उससे कर लीजिए, काफी कम खर्चे में आपका टूर हो जाएगा। आप चाहे तो टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी में ना अलग अलग पैकेजेस चलते हैं कि अगर आपको लोकल सिटी टूर करना है तो उसका 4000, अगर आपको भगतपुर जाना है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपको सांगा जाना है
तो उसका कुछ एक्स्ट्रा। तो इस तरह से करीब 12,000 या 14,000 तक टैक्सी वाले लेंगे और आपको पूरा टूर करा देंगे। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, चॉइस आपकी, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो आप उसके थ्रू घूम सकते हैं। काठमांडू घूमना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। आप में से बहुत से लोग काठमांडू घूम चुके होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा। मेरा अनुभव काठमांडू नेपाल के साथ बहुत ही शानदार रहा। बजट फ्रेंडली टूर है, बहुत ज्यादा खर्चा भी यहाँ नहीं होता है और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको पोखरा लेकर चलूंगा और पोखरा की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे आप पोखरा घूमने आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको वहाँ घूमने जाना चाहिए। और पोखरा तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक अल्टीमेट जगह है। चलिए अब बात करते हैं कि काठमांडू से पोखरा कैसे आए। काठमांडू से पोखरा की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो काठमांडू एयरपोर्ट से 2 कंपनी की फ्लाइट चलती है, बुद्धा एयर और यति एयरलाइन। काफी सारी फ्लाइट्स हैं। टिकट्स की बात करें तो 200 रुपए के आसपास आपके आने जाने के टिकट बुक हो जाएंगे। 25 से 30 मिनट का समय लगता है काठमांडू से पोखरा पहुंचने में। पोखरा एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं काठमांडू से तो बहुत से बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें लक बस, सुपर डीलक्स, VIP डीलक्स और भी बहुत सी अलग अलग बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सुबह 6:30 बजे से बसेस चलना शुरू होती है जो 8:22 बजे तक है। सुबह जो बस 6:23 बजे चलती है वो करीब 3 बजे दोपहर में पोखरा पहुंच जाती है। जितनी भी बसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बस ऐसी बसेस हैं। टिकट्स की बात करें तो डीलक्स बस में 1100 रुपए नेपाली लगते हैं। सुपर डीलक्स में 8,000 रुपए नेपाली देने होंगे। अगर आप इंडियन करेंसी में पेमेंट करते हैं तो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, यानी आपका वाला टिकट करीब 650 से 700 के आसपास लगेगा। उसी हिसाब से सुपर डीलक्स और VIP डीलक्स में आपको पेमेंट देना होगा। इन बसेस की ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती। हालांकि नेपाल रोडवेज की भी कुछ बसेस हैं जो आपको काठमांडू के बस स्टैंड से मिल जाएंगी। उन बसेस में किराया तो और भी कम रहता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी बसेस हैं। बेस्ट है कि आप ऐसी कोचेस से जाइए, लग्जरी फील लेकर जाइए। पिकअप की बात करें तो काठमांडू में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ से बस आपको पिक कर लेगी। 7-8 अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ से आप काठमांडू से बस पिक कर सकते हैं, जिसमें सोर खोतेबाला, जाऊ वनस्थली, स्वयंभू सीता, पुलिया कलंकी, नाई कैप और थानकोट। इन किसी भी जगह से आप ये बस पिक कर सकते हैं। ये बस आपको पोखरा के टूरिस्ट बस पार्क पे ड्रॉप करेगी। अगर आप चाहे तो काठमांडू से रेंटेड टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो 3 to 4 सीटर कार का चार्ज करीब 12,000 रुपए नेपाली रहता है। 7 सीटर बोलेरो चाहिए तो करीब 16,000 रुपए नेपाली आपको देने पड़ेंगे। 14 सीटर टेम्पो ट्रेवलर चाहिए तो 24,000 रुपए नेपाली और बस अगर आपको चाहिए 35 सीटर तो जावदारी 2,000 रुपए नेपाली आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ टैक्सी के प्राइस हैं। जो भी मैंने प्राइस आपको बताए ये नेपाली करेंसी में है। इंडियन करेंसी में अगर पे करेंगे तो काफी कम हो जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं काठमांडू तो पोखरा भी आप अपनी कार से ही जा सकते हैं। अपनी गाड़ी का एक परमिट बनवाना पड़ता है जो आप बॉर्डर पर ही बनवा चुके होंगे नेपाल में घूमने के लिए। उसके बाद आप पोखरा भी जा सकते हैं। काठमांडू से पोखरा का 200 किलोमीटर का सफर बहुत खूबसूरत नजारों से भरा रहता है। ये पहाड़ों के बीच से आपकी गाड़ी चलेगी। बहुत शानदार ये जर्नी रहती है। हालांकि बीच बीच में बहुत से अलग अलग शहर और छोटे छोटे गाँव आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर खाने पीने की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। 7-8 घंटे का यह सफर आपकी लाइफ का एक मेमोरेबल टाइम बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप काठमांडू से पोखरा अपनी गाड़ी से या फिर रेंटेड टैक्सी से आ रहे हैं तो बीच में एक पॉइंट है मनकामना रोपवे पॉइंट। आप वहां पर रुक सकते हैं और वहां से मनकामना रोपवे एंजॉय कर सकते हैं, जो नेपाल की सबसे बड़ी रोपवे राइड है। 500 रुपए जरूर लेना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मनकामना रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये रोपवे राइड नेपाल की सबसे बड़ी रोपवे राइड है और बहुत खूबसूरत नजारे आपको इस राइड में देखने के लिए मिलेंगे। 2 फेजेस हैं, पहला है चितवन और दूसरा है मनकामना गोरखा। खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते हुए आप पहुंचेंगे मनकामना एंड पॉइंट पर। वहां पर मनकामना देवी का एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये मनकामना मंदिर के ठीक पहले का बाजार है। देखने में ऐसा नहीं लगता है कि यह एक वो पॉइंट है जहां हम रोपवे से पहुंचे हैं। फूड के लिए कुछ ढाबे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो होटल और गेस्ट हाउस भी यहाँ मौजूद है। वहाँ पर मनकामना देवी का एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। आपको वहाँ भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। वहाँ से हिमालय पर्वत का भी एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। नेपाल का एक बहुत शानदार नजारा भी देखने के लिए मिलता है। इस रोपवे रेड को एंजॉय करने में आपका मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा लगेगा। आपको यह भी एंजॉय करना चाहिए। काठमांडू से पोखरा जाते वक्त रास्ते में ही ये पॉइंट है। उसके बाद आप आगे पोखरा के लिए निकल सकते हैं। तो ये सब बातें हुई पोखरा पहुंचने तक की, और पोखरा के रास्ते में आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं कि पोखरा आने के बाद स्टे कहाँ करें, रुकना कहाँ चाहिए। देखिए पोखरा में होटल, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट्स और हॉस्टल्स भी अवेलेबल है। आप कहीं भी रुक सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग।
सबसे सस्ते होटल्स की बात करूं तो मात्र 600 देकर आप होटल्स में रुक सकते हैं। इसके अलावा 7,000 से 8,000 या उससे ज़्यादा तक के भी होटल्स पोखरा में अवेलेबल हैं। बात ये आती है कि पोखरा में किस लोकेशन पर होटल का चुनाव करें। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आप कहाँ कहाँ होटल ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिद्धार्थ राजमार्ग पर होटल ले सकते हैं। ये एक मेन रोड है। जब आप काठमांडू से पोखरा आएंगे तो इस रोड पर काफ़ी सारे होटल्स हैं। आप यहाँ भी होटल ले सकते हैं। एयरपोर्ट भी इसी रोड पर मौजूद है पोखरा का, और काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी इसी रोड पर मौजूद है। तो ये एक अच्छी लोकेशन हो सकती है। आप डैम साइड रोड पर भी होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो फेवा मार्ग पर होटल ले सकते हैं। पोखरा में एक बहुत खूबसूरत झील है जिसका नाम है फेवा। अब वहाँ उस लेक के आसपास भी होटल ले सकते हैं। आप बाई डैम रोड पर होटल ले सकते हैं। आप पचा मार्ग पर भी होटल ले सकते हैं। आप लेक साइड रोड पर भी होटल ले सकते हैं। तो जहाँ आपको कन्वीनियंट हो, जहाँ आपको सही लगे, आप उस रोड पर होटल ले लीजिए। ये जितने भी रोड्स मैंने आपको बताए हैं, ये बेस्ट पॉइंट है जहां आप होटल का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पोखरा में कहां कहां घूमने जाए। पोखरा में घूमने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको सभी पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको कहां कहां घूमने जाना चाहिए और घूमने का तरीका क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बसेस से, टैक्सी से कैसे आप बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में घूम सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में अब आगे बताने वाला हूँ। अब पोखरा में डेविस फॉल देखने के लिए चले जाइए। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये डेविस फॉल का एंट्री पॉइंट है। सिद्धार्था मार्ग पर ही डेविस फॉल मौजूद है। आसपास में कुछ दुकानें भी हैं। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो एक पूरा मैप बना हुआ है जिसमें इंडिकेशन दिए गए हैं कि आपको कहाँ कहाँ यहाँ पर घूमने आना है। आप डेविस फॉल के एकदम बहुत करीब नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर नहाने की भी परमिशन नहीं है, हालांकि रास्ता ही नहीं है। वहाँ तक जाने का ऊंची ऊंची लोहे की रेलिंग लगाई गई है क्योंकि ये वाटरफॉल थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पत्थरों की बहुत खूबसूरत कलाकृति बनी हुई है। ये बहुत प्राचीन है। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि एक लिंग बना हुआ है। नंदी महाराज की एक खूबसूरत पत्थर से बनी प्रतिमा बनी हुई है और यह बहुत ज्यादा प्राचीन है। नेपाली सांस्कृतिक पोशाक के साथ आप यहाँ फोटो क्लिक करा सकते हैं। कुछ स्टैचू आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनके साथ आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। अब बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहता है और थोड़ा सा फनी भी, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर कुछ आसपास में दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप नेपाल के मैन्युफैक्चर्ड कपड़े भी परचेज कर सकते हैं। डेविस फॉल घूमने के बाद डेविस फॉल के ठीक सामने थोड़ा सा आगे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी देखने जाया जा सकता है। ये मंदिर भी बहुत लाजवाब है। जैसे ही मुख्य गेट में हमने एंट्री की तो आसपास में काफी बड़ा मार्केट बना हुआ है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नेपाली चीजें आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद मंदिर में एंट्री की तो देखा कि मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और बहुत अल्टीमेट है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा भी मौजूद है। आपने ये फोटो के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर एक गुफा भी है। इसके लिए एक टिकट काउंटर है। यहाँ पर 50 नेपाली देने के बाद एंट्री टिकट मिल जाता है। चलिए टिकट लेकर चलते हैं अंदर। ये जो सीढ़ी नम रास्ता है, इस रास्ते पर भी बहुत सी खूबसूरत कलाकृति देखने के लिए मिलती है। और यह गुफा ना पहाड़ के नीचे बनी हुई है और रास्ता पूरी तरह से नीचे की तरफ जाता है। पहाड़ों से थोड़ा पानी भी यहाँ पर निकल रहा है। बहुत अल्टीमेट जगह है। नीचे भोले बाबा की एक प्राचीन शिवलिंग मौजूद है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये भोले बाबा की बहुत प्राचीन शिवलिंग है। इस जगह की खोज बहुत ज्यादा पहले नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में ही इस जगह को खोजा गया है। हालांकि यहाँ पर एक और गुफा मौजूद है जो और भी ज्यादा नीचे की तरफ जाती है। फिलहाल उसे लोगों के लिए बंद किया हुआ है। इसके बाद आप वर्ल्ड पीस पगोड़ा देखने के लिए जा सकते हैं। इसी रोड पर थोड़ा और आगे जाने के बाद वर्ल्ड पीस पगोड़ा मौजूद है। हालांकि वहाँ के लिए थोड़ी सी पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा पैदल पहाड़ों पर चलना पड़ता है, तभी हम पीस पगोड़ा तक पहुँच पाएंगे। यह सामने आप देख रहे हैं, यह है वर्ल्ड पीस पगोड़ा, विश्व शांति स्तूप। हम दोपहर के समय यहाँ पर मौजूद है तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। अगर आप इवनिंग में आएंगे, शाम के वक्त आएंगे, तो आप काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर देखेंगे। और इस जगह पर पहुँचने का सही समय भी इवनिंग ही है, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए तो आप काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय करें। इस पॉइंट से फेवा झील का भी एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। साथ ही पोखरा शहर का भी एक खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है और इस पॉइंट को पोखरा व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड पीस पगोड़ा घूमने के बाद आप आगे शिवा टेम्पल देखने के लिए जा सकते हैं। वहाँ जाने वाला रास्ता भी थोड़ा सा अजीबोगरीब है। रास्ता कहीं कहीं से टूटा फूटा है, लेकिन बहुत एडवेंचरस वो जर्नी रहती है। पार्किंग के बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। मुख्य मंदिर फाइली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं
और यहाँ से भी पोखरा सिटी का खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर का मुख्य गेट है। सामने नंदी महाराज की बड़ी सी मूर्ति है और ठीक उनके सामने भोले बाबा की एक बहुत विशाल मूर्ति बनी हुई है। ये नज़ारा बहुत अद्भुत लगता है। कैमरा शायद इसकी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब आप खुद यहाँ पर आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस नज़ारे को देखने के बाद बहुत सी शिवलिंग से इस मंदिर को सजाया गया है। मंदिर के चारों तरफ बहुत सी सैकड़ों शिवलिंग बनी हुई है। तो एक एक चीज यहाँ की बहुत यूनिक है और यहाँ से भी पोखरा का एक खूबसूरत नज़ारा हम देख रहे हैं। शानदार पॉइंट है। पोखरा के मस्त विजिटिंग प्लेसेस में से एक है ये शिवा मंदिर। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जैसे भीमसन टेम्पल, गोरखा मेमोरियल म्यूजियम आप जा सकते हैं। आप बैट कैप घूमने जा सकते हैं। आप 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो बाजार आप देख रहे हैं यह मंदिर के बाहर का मुख्य बाजार है। यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ये जो आप खुला खुला परिसर देख रहे हैं यह विंध्यवासिनी मंदिर का परिसर है। यहाँ पर 3 से 4 अलग अलग मंदिर हैं। उन सभी मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। नेपाल में इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। हालांकि जितने भी भारतीय टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं वो विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने भी जरूर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी जगहों पर घूमने कैसे जा सकते हैं और सस्ता तरीका क्या है इन सभी पॉइंट्स को घूमने का। आप चाहे तो पोखरा का डे टूर पैकेज बुक कर लीजिए। पोखरा आइए किसी भी टूरिस्ट एजेंसी से बात कीजिए। आप उनको बोलिए कि आपको इन सभी साइट्स को विजिट करना है, वो आपको पैकेज बना के दे देंगे। और जितने भी साइट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे साइट्स कवर करने के लिए 4 सीटर कार का करीब इंडियन करेंसी में 6,500 से 7,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। नेपाली करेंसी में 10,000 रुपए और 7 सीटर बोलेरो का आपको करीब नेपाली करेंसी में 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा। और 14 सीटर टेम्पो ट्रेवलर का नेपाली करेंसी में करीब 2,000 रुपए पे करना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप चाहे तो ये पूरा साइट सीन पैकेज बुक कर लीजिए। 8 से 9 घंटे का टाइम लगेगा और एक ही दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करा सकते हैं 2 दिन में, ताकि रिलैक्स होके आप इसको आराम से घूम सकें। जैसे कि सारंगकोट पॉइंट है जहां से आपको सनराइज देखने के लिए मिलेगा, तो वो तो आपको नेक्स्ट डे ही अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, तभी आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। एक और सस्ता तरीका है इन सभी साइट्स को घूमने का, वो है वहां की टूरिस्ट बस। पोखरा सिटी टूर के लिए वहां पर बसेस के भी ऑप्शंस हैं जो शेयरिंग बेसिस पर होता है। उसमें एक पैसेंजर का करीब नेपाली करेंसी में 800 रुपए लगते हैं और वो यहाँ के मोस्ट पॉपुलर साइट्स को विजिट कराएंगे, जिसमें डेविस फॉल, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, गुप्तेश्वर केव, गुप्तेश्वर मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर और उसके अलावा और कुछ 2-3 फेमस पॉइंट्स वो आपको घुमाने वाले हैं। ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहता है। बस ये सुबह करीब 8 बजे शुरू चलती है और शाम को 4 बजे तक घुमा के वो आपको वापस ड्रॉप करेगी। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। पोखरा की सिटी टूर के लिए वहाँ की बसेस से भी घूम सकते हैं। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे घूमिए। मैंने आपको सारे तरीके बताए। आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, आप बस के थ्रू सिटी टूर कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो भी आप बहुत आसानी से घूम सकते हैं। इसके अलावा पोखरा टूर से संबंधित कोई सवाल आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। पूरे नेपाल टूर से रिलेटेड कोई सवाल चल रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शाम के वक्त आप यहाँ पर फेवा लेक देखने के लिए आ सकते हैं। पोखरा में बहुत ज्यादा फेमस है फेवा लेक। ये नज़ारा फेवा लेक का है और ठीक लेक के किनारे पर मैं मौजूद हूँ। ये फेवा लेक है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। 2-3 अलग अलग तरह की बोटिंग के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ से पहाड़ से घिरी फेवा लेक बहुत खूबसूरत लगती है। सबसे अच्छी बात, पोखरा के मेन सिटी सेंटर में फेवा लेक मौजूद है। यहाँ पर लिखा है विजिट नेपाल। ये एक सेल्फी पॉइंट है। लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं। पोखरा की नाइट लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ नाइट लाइफ में भी बहुत कुछ है। यहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ आप शॉपिंग करने जा सकते हैं। पोखरा के मैन्युफैक्चर्ड चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बार डिस्को मौजूद हैं जिसमें लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। हालांकि 2-3 अलग अलग मार्केट हैं जहाँ आप रात के समय घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ बारबब डिस्को आम बात है। जगह जगह आप देखेंगे कुछ लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगिंग कर रहे हैं। तो ऐसी दिलचस्प चीजें आप यहाँ रात के समय अलग अलग रेस्टोरेंट्स में देख पाएंगे। काठमांडू के कंपैरिजन में पोखरा की नाइट लाइफ ज्यादा शानदार है। आप चाहे तो पोखरा टूर के बाद मुक्तिनाथ मंदिर टूर करने भी जा सकते हैं जो नेपाल के मस्तांग में मौजूद है। पोखरा से दूरी करीब 175 किलोमीटर है। समय करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन यह टूर बहुत ज्यादा एडवेंचरस टूर है। मुक्तिनाथ में आप भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। बहुत मान्यता है मुक्तिनाथ मंदिर की वहां जाने वाला रास्ता भी बहुत अलग है। आपको नेपाल में एहसास होगा कि आप लद्दाख में घूम रहे हैं। टेरेन ही अलग है, रास्ते ही अलग हैं। बहुत अलग लेवल का एडवेंचर होता है। इस टूर में बहुत लोग मुक्तिनाथ यात्रा पर भी जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 दिन का समय है
तो आप पोखरा से मुक्तिनाथ यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का टूर भी करते हैं जो काठमांडू से ही होता है। यह टूर बहुत एडवेंचरस टूर है, रेयरली कोई इस टूर को कर पाता है। 12 से 15 दिन लगते हैं। बहुत कठिन ट्रैकिंग और हाइकिंग का सामना करना पड़ता है। अलग अलग चैलेंज इस ट्रैक में फेस करने को मिलते हैं क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक करने जा रहे हैं। खर्चे की बात करें तो करीब 40 से 42 हजार रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आता है। इस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के टूर को करने के लिए जो काठमांडू से शुरू होता है और काठमांडू में ही खत्म होता है। भारत का पड़ोसी देश होने के कारण नेपाल का खान पान भी लगभग भारत से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो आपको भारत में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। उनमें से एक है सेल रोटी। सेल रोटी डोनट की तरह होती है जो नेपाल के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड में से एक है। आप यहाँ पर नेपाल के ऑथेंटिक मोमोज ट्राई कर सकते हैं। नेवारी खाजा आप यहाँ पर खा सकते हैं जो एक नेपाली भोजन है। इस व्यंजन को यहाँ पर त्योहारों पर विशेष तौर पर बनाया जाता है। आप यहाँ पर कुंडू ट्राई कर सकते हैं जो सूखी पत्तियों से तैयार किया जाता है। यहाँ आप बारा ट्राई कर सकते हैं जो नेपाल का मशहूर नाश्ता है। चावल के आटे से इसे बनाया जाता है जो पैनकेक की तरह ही होता है। पूरे टूर के टाइम की बात करें तो अगर आप काठमांडू सुबह में पहुंच जाते हैं तो आप चाहें तो एक दिन में काठमांडू के प्रसिद्ध सभी जगहों को घूमने जा सकते हैं। नाइट स्टे के बाद आप नेक्स्ट डे पोखरा के लिए निकल सकते हैं। डे 2 में जब आप पोखरा जाएंगे तो मनकामना भवन विजिट कर लेंगे। साथ में शाम को पोखरा पहुंचने के बाद स्टे कीजिए और नेक्स्ट डे आप पोखरा की सभी लोकल साइट्स को घूमने जा सकते हैं। उसके बाद एक रात पोखरा में और रुकने के बाद और उसके नेक्स्ट डे भी दूसरी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। तो इस तरह से काठमांडू और पोखरा आप मात्र 3 रात और 4 दिन में घूम लेंगे। अगर आप मुक्तिनाथ लुम्बिनी या जनकपुर या और दूसरी जगहों पर जाते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट जो घूमने आते हैं नेपाल में वो नेपाल के काठमांडू और पोखरा ही घूमते हैं। यूं तो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप अगर आप जाएंगे तो कम से कम 12 से 15 दिन उसी में लग जाते हैं। डीजल पेट्रोल के प्राइस भी बता देते हैं। नेपाल में क्या है डीजल का प्राइस? नेपाल में 150 पैसे पर लीटर है। पेट्रोल का चार्ज RS1 5.5 पैसे है। ये नेपाली करेंसी में है। इंडियन करेंसी में आपको पेट्रोल का करीब 109 देना पड़ेगा और डीजल का 102 के आसपास देना पड़ेगा। यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग है। इंडिया जैसे इंडियन ऑन LHP भारत पेट्रोलियम नहीं है। यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग ही है। बजट की बात करें तो बहुत कम खर्चे में आप यहाँ सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। डिपेंड आप ही पर करता है कि आप किस तरह का टूर करते हैं। बजट फ्रेंडली टूर है नेपाल टूर। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो पर एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।